अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद स्पेशल शो देख रहे हैं। प्रोग्राम है दरहकीकत। और मेरी तरफ से सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैं आपको यही बता दूं कि पूरी कौम को मेट्रो वन टीवी चैनल की जानिब से ईद उल अज़हा की मुबारकबाद हो। पूरी कौम ईद मना रही है। ईद उल अज़हा जो कि एक जज्बा ईसार होता है, जिस कुर्बानी जो है वो सिर्फ कुर्बानी नहीं होती, ये सुन्नत इब्राहिमी की हम पैरवी करते हैं। और सुन्नत इब्राहिम की पैरवी करते हुए ईद उल अज़हा हमने मनाया है। हर इंसान ने, हर मुसलमान ने, साहब इस्तात ने अपने इस्तात के मुताबिक जो है कुर्बानी की। गो के ये बात तो सही है कि गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में मौजूदा बरस जो थी अपने इस्तात के मुताबिक कुर्बानी करने में हिस्सा लिया। गो के हमने जो पता चला और हमने देखा भी, मुशाहिदा भी किया कि मौजूदा बरस महंगाई की वजह से इज्तिमाई कुर्बानी का जो रिवाज था कुछ ज़्यादा था। इज्तिमाई कुर्बानी ज़्यादा हुई। गाय हैं, बकरे हैं, ऊँट है, दुम्बे है, भेड़ है, हर आदमी ने अपने हिसाब से इसकी कुर्बानी की। जिसमें कुर्बानी जो है वो यकीनी तौर पे हमें इस बात का दर्ज देता है कि अल्लाह की राह में हम अल्लाह से मोहब्बत करते हुए सुन्नत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की पैरवी करते हैं। लेकिन ये ईसार और कुर्बानी इंसान की अपनी ज़िंदगी में भी होता है, चाहे वो कुर्बानी अपने नफ्स के खिलाफ दे या अपनी औलाद के खिलाफ के हक में या मुल्क के लिए हक में कुर्बानी दे। लेकिन ये इसार और कुर्बानी का जज्बा जो है वो हर मुसलमान के दिल में होता है और इसी की तजदीद करते हैं हम ईद उल अज़हा में कुर्बानी करके। कहते हैं कि अल्लाह ताला कहता है कि मुझे गोश्त नहीं पहुंचता, आपका तक़वा जो है वो अल्लाह के वहां पहुंचता है। आपने जिस नीयत से कुर्बानी की, वो नीयत, सच्ची नीयत, वो तक़वा, वो अल्लाह के यहाँ जाता है। अल्लाह के यहाँ ना खून पहुंचता है ना गोश्त पहुंचते। लेकिन बहरहाल फिर भी हमने ये देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ईद कुर्बान दुनियावी तौर पर दिखावे के लिए भी करते हैं, जो कि हमारे अपने दीन मज़हब के हवाले से जो है वो एक गैर शरई है। लेकिन हर शख्स जो है अपनी नीयत के हिसाब से कुर्बानी करता है और अल्लाह ताला उसकी कुर्बानी को कबूल भी करे, हमारी तो दुआ है। लेकिन ये ईद उल अज़हा में जो कुर्बानी होती है, ये कुर्बानी तो है सुन्नत इब्राहिमी, लेकिन आज के मौजूदा दौर में ये एक मईशत है, ये इकनॉमी है। आप अगर देखें तो जानवर की खरीदारी से लेकर और जानवर की कुर्बानी तक एक मईशत का पहिया चल रहा होता है। हर चीज में एक चेन है जो कि जुड़ी हुई है एक दूसरे से, एक सीरीज है कि जानवर की परवरिश है, उसके बाद उसको बेचना है, खरीदार जो होता है खरीद के लेके जाता है, फिर चारा है, फिर उसके बाद उसकी मुशक्कती होते हैं जो उसकी देखभाल करते हैं, फिर उसके बाद जब वो कुर्बान होता है जानवर तो कसाई होते हैं, फिर उसकी खाल को इलादा करते हैं। वो भी खाल जो है वो फिर मुल्की मईशत के लिए, मईशत को दवाम बख्शने के लिए वो एक बहुत ही अहम अंसर होता है। तो हम आज ईद उल अज़हा के इस स्पेशल प्रोग्राम में ये कोशिश करेंगे ये देखने के लिए कि ईद उल अज़हा में कुर्बानी तो वाजिब है और अल्लाह की तरफ से ये कि साहब इस्तात कुर्बानी करें, लेकिन उसके साथ साथ ये देखेंगे कि उसके जो चीज़ें होती हैं जिनमें कि बहुत सारी खासतौर पे खाल, जिसे लेदर इंडस्ट्री कहते हैं, उससे पूरी एक इंडस्ट्री चलती है। उस लेदर इंडस्ट्री की वजह से मुल्क की मईशत को ज़र मुबादला हासिल होता है। उसकी क्या सूरत हाल है, उससे वाबस्ता जो हमारे ताजिर हैं उनके अपने क्या परेशानियाँ, क्या मसाइब, मुश्किलात होती हैं, फिर उस लेदर से, उस खाल से क्या क्या चीज़ें प्रोडक्ट बनती हैं और किन किन ममालिक को जो है बरामद की जाती हैं, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। तो आज इस प्रोग्राम में, ईद उल अज़हा के स्पेशल प्रोग्राम में, हम जो स्टूडियो में मौजूद मेहमान हैं उनसे मैं पहले आपका तारुफ करवा दूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ चलेंगे। तो आज मेरे पहले मेहमान हैं जनाब अख्तर जावेद साहब। अख्तर जावेद साहब जो है पाकिस्तान टेनिस एसोसिएशन के CEO हैं और मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा मेरे प्रोग्राम में आप शरीक हुए हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अख्तर जावेद साहब। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब फारूक अहमद साहब। फारूक अहमद साहब साल के साल मेरे प्रोग्राम में आते हैं, गुज़िश्ता बरस आए थे और इस बरस आए हैं। जनाब फारूक अहमद साहब पाकिस्तान लेदर गारमेंट्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के सदर हैं। इसके अलावा इनकी अपनी जो बहुत सारी मतलब ये कि तारुफ है, जिसमें कि मदीना ओसस में लेदर गारमेंट्स हैं, दाता पेपर मिल्स लिमिटेड के भी ये CEO हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। और जनाब सरदार सुहेल साहब। सरदार सुहेल साहब जो हैं ये एक सियासी शख्सियत है, लेकिन आज तिजारत भी कर रहे हैं
और तिजारत किस चीज़ की कर रहे हैं, ये इनसे हम कुछ पूछेंगे। तो सरदार सोहेल साहब जो है रहनुमा है मस्तान मुस्लिम लीग नून के, और सरदार सोहेल साहब को भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं पीटीए की तरफ चलता हूँ, पाकिस्तान टेनिस एसोसिएशन। इसलिए कि ईद उल अज़हा में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस होती है वो टेनिस एसोसिएशन की होती है। तो पाकिस्तान टेनिस एसोसिएशन के सीईओ होने के नाते आप मुझे बताएंगे सर कि मौजूदा बरस जो जानवर ज़िबा हुए उसकी खाल की जो मतलब ये कि आपके वहाँ आमद थी, तो किस खाल की आमद ज़्यादा हुई? बेसिकली गोट की आमद ज़्यादा होती है, बकरे की, और उसके बाद गाय की होती है। ऊँट की तो बहुत कम होती है, वो ज़्यादा यूज़ भी नहीं होती, ज़्यादा यूज़ नहीं करते उसको। समझो कि बकरा और बकरी, बकरा और गाय, बकरा और गाय, बकरा और गाय, इनकी खाल की ज़्यादा होती है। हाँ। तो मतलब एक मतलब कि आप फिगर, एक अंदाज़न फिगर कितनी आई होंगी? पिछले साल तो काफ़ी आए थे, मगर इस तरह कम हो गए, उससे तकरीबन 10 से 15-20% कम होगा। महंगाई इतनी हो गई है कि इस्तात लोगों में नहीं रही। तो कुरानी लोगों ने नहीं की? निक कुर्बानी हिस्से में डालते हैं। जो पहले एक अकेला करता था गाय, अभी वो किसी के साथ शेयर कर रहा है। जैसे मदरसों में जी इज्तिमाई कुर्बानी बढ़ गई, इज्तिमाई कुर्बानी होती है। हाँ। तो ये जो खाल आप तक पहुंचते हैं पाकिस्तान टेनिस एसोसिएशन, तो टेनिस एसोसिएशन क्या करती है, यानी कि इसमें इनका प्रोसेस क्या होता है? इसका प्रोसेस तो, इसको पहले नमक लगता है, नमक के बाद इसको प्रोसेस में डालते हैं, ड्रमों में डालते हैं। इनकी जो कौ है उसकी छिलाई होती है, मतलब काफ़ी लंबा प्रोसेस है इसका। ड्रमों में जाएगा, ड्रमों के बाद फिर निकलेगा, फिर ड्रमों में जाएगा, फिर ये कोई ब्लैक बनाए, कोई ब्राउन बनाए, कोई भी मतलब जो आपको चाहिए लेदर गुड्स तो में टेनिस जाएगा। एसोसिएशन का काम ये है कि जितनी भी खालें आती हैं उनको जमा करके फिर उसके बाद क्या वो एक्सपोर्ट करते हैं या उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, उनके पास भेजते हैं? जितनी टहनी है हमारे तो 400 टहनी है तकरीबन ना। हर बंदा अपने इस्तात के मुताबिक परचेज करता है, और उसको जो उसको चाहिए आर्टिकल जो बनाने हैं, उन्हें लेदर गुड्स बनाना है, गारमेंट्स बनानी है, या छोटे मोटे जो भी मतलब है कि इसमें हैं वो बनाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती थी, अभी महंगाई इतनी है गोश्त खाने की। तो खाल जो है ये रॉ मटेरियल के तौर पे आप एक्सपोर्ट हो जाती है या फिनिश आइटम के तौर पे इस्तेमाल होती है? फिनिश में। रॉ में अलाउ भी नहीं है एक्सपोर्ट करना ना। अच्छा, रॉ आपके पास अलाउ नहीं है? हाँ, पाकिस्तान में बाहर से बाहर रॉ जाता नहीं है। अच्छा, इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करते हैं, भेज नहीं सकते? भेज नहीं सकते आप। तो यहाँ से फिनिश करके भेजते हैं, जैसे लेदर फिनिश करके गारमेंट्स या वगैरह में? डाइट क्रस्ट होता है, डाइट क्रस्ट करते हैं। फिनिश से पहले का प्रोसेस होता है, वो भिजवाते हैं। मतलब तो किसको आर्डर हो तो वो। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि ये मुझे कि ये जो खालें आती हैं ये फिर आप इसको आगे बढ़ाते हैं, तो टोटल हजम कितना होता है इसका, मतलब तादाद कितनी होती है, और इसके कॉस्ट मतलब कि इसमें मालियत कितनी होती है इसकी? मालियत इसके करोड़ों में है। नहीं, अरबों में होगी, करोड़ों में? मतलब एक हर बंदा एक बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, एक टहनी की बात कर रहा हूँ, अरबों में है इसकी मालियत। तो इज्तिमाई जो है ना, ये तो तकरीबन समझो कि 10-10 लाख खाल होती है, 20-20 लाख खाल, मतलब कराची की। ये सब आप कराची की बात कर रहे हो या ऑल पाकिस्तान की बात कर रहे हो? कराची की कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक ऑल है, पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ठीक है। तो मतलब ये कि ये खाल जो है तकरीबन अरबों में जाती है, तो मतलब ये कि आप जब उसको खाल को आप रिसीव करते हो, फिर उसको प्रोसेस करते हो, प्रोसेस करने के बाद आप फिर इन्हें मैन्युफैक्चरर जो भी हैं, जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको आप भेज देते हो? बिल्कुल, उनको भेज देते हैं। अच्छा, हमने ये सुना है कि चाइना वगैरह में जो होता है, जो खाल होती है, इसकी प्रोसेस करने के बाद इसे लेयर, मतलब मोटी खाल होती है तो उसको पतला करते हैं, फिर वो कौ को करते हैं, शीप को नहीं करते। काऊ को करते हैं। कौ का मोटा है, बफेलो का मोटा होता है। तो ये यहाँ होता है ये प्रोसेस या सिर्फ चीन में? कंप्लीट जो प्रोसेस पूरी दुनिया में होता है वही प्रोसेस यहाँ होता है। अच्छा, तो आप जो देते हैं इनको, मतलब ये लेदर, तो इनको आप खाल को काट के देते हैं या फिर वही मोटी खाल जो होती है वही देते हैं? नहीं, उसको फिनिश करते हैं। जैसे आपने कोट पहना हुआ है, कोट बना लो, ब्लेजर बना लो, जैकेट बना लो, बिल्कुल बेहतरीन होता है। तो मतलब कि कुछ थोड़ा सा ये बता दें ना कि आप मुझे कि कितनी तादाद जाती है, मतलब ये कि गाय की जो खाल होती है तकरीबन टोटल कितनी तादाद में जाती है, बकरे की कितनी जाती है, भेड़ की कितनी जाती है, दुम्बे की कितनी जाती है? हाँ, 1 मिनट पहले इनसे पूछ लेना थोड़ा सा। थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ आपको। अच्छा, चले जी, फारूक साहब आप बता दें। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, थैंक यू वेरी मच, मुझे आपने शो में मदऊ किया। सेकंड थर्ड टाइम आपके साथ आया हूँ और इंशाल्लाह रहेगी मुलाकात, इंशाल्लाह जब तक जिंदगी है। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह।
अच्छा, आप जैसे थोड़ी सी मैं करेक्शन कर दूं। पहली तो ये बात कि ये पहले तो आपको मुबारक बहुत हो ईद की। हाँ जी, आपको भी बहुत बहुत ईद की मुबारक हो। सॉरी, अभी ये मैं कहना भूल गया। आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा ईद बहुत बेहतर गई है। लास्ट ईयर के मुकाबले में इस दफ़ा मुझे हैरत बहुत अच्छी गई है। महंगाई तो ज़्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि महंगाई इतनी हो गई है। देखिए, मैं बेहतर कर रहा हूँ एनवायरमेंट वाइज, जो हालात चल रहे थे। आप देखें इस वक्त पूरी दुनिया में क्या हालात चल रहे हैं। दुबई को ले लें, यूरोप को ले लें, आप यूएसए को ले लें, ईरान, आपको पता बात। लेकिन इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक वाहिद मुल्क है इस पूरे आप कह लें वर्ल्ड में जो इस वक्त सेफ कंट्री समझा जा रहा है। मैं उस रेफरेंस से बात कर रहा हूँ कि इस दफ़ा बहुत अच्छी गई। दूसरा रही बात आपकी, मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं। हाजी साहब जो हैं ये अलाया इंटरनेशनल के सीईओ हैं और पाकिस्तान टेनर एसोसिएशन के मेंबर हैं। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। थर्डली ये कि आप जो क्वेश्चन कर रहे थे, क्या था आपका क्वेश्चन जरा? मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो खाल आती हैं जी, ये खाल की तादाद कितनी होती है ये, और गाय होगी, बकरे हो गए, ऊंट हो गया, या आपके बफेलो हो गया, ये इनकी टोटल तादाद एक के अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली बिलाल भाई मैं आपको बता देता हूँ कि लेकिन एज कंपेयर लास्ट ईयर इस दफ़ा कुर्बानी कम हुई है। लास्ट ईयर जैसे अप्रोक्सीमेटली मैं कराची की बात करने लगा हूँ, नॉट होल, नहीं ऑल पाकिस्तान की बात नहीं, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं कराची की बात करता हूँ कि तकरीबन आप समझ लें कि 35 से 40 लाख बकरे की खाल थी। और गाय, क्योंकि लोगों की बाइंग पावर बहुत कम हो गई है, तो अब हमारे मुल्क में जैसे रेशो पहले होता था 40-60 या 30-70, कुछ अरसे से ये रेशो जो हो गया है वो ये हो गया कि गाय बढ़ती जा रही है, ग्रेजुअली इंक्रीज करती जा रही है बड़े की कुर्बानी, क्योंकि लोग बाइंग पावर खत्म हो गई, वो क्या कर रहे हैं कि इज्तिमाई पे जाते जा रहे हैं, तो बकरे की कम होती गई है। बकरे की तादाद एज कंपेयर गाय कम होती जा रही है और गाय बढ़ती जा रही है। लास्ट ईयर जो हमारी, मैं लास्ट ईयर की एग्जैक्ट आपको बता देता हूँ कि तकरीबन 36 से 38 लाख कराची की बकरियां था और 27 लाख तक गाय का था। बफलो और काओ ये थोड़ी थोड़ी होती हैं, ये कोई क्वांटिटी में नहीं होती। वो बफलो एंड कैमल तो बिल्कुल बहुत ही कम होती हैं। जी बिल्कुल, तो उसकी कुर्बानी भी कमी होती है, कुर्बानी भी कमी होती है, और वो स्किन एज कंपेयर टू अदर्स लाइक काओ, गोट, शीप, वो यूज में भी इतनी नहीं आती। बफलो फिर भी यूज में आ जाती है, बफलो हम यूज करते हैं, शूज में आ जाती है, जैकेट में भी आती है, और बहुत सारी उससे प्रोडक्ट बनते हैं। ईद उल अजहा को अगर आप हटा दें तो आम जो दिन होते हैं, मतलब कि पूरे साल में तकरीबन कराची शहर में 80% जो गोश्त बिकता है वो भैंस का ही बिकता है। नहीं, गाय का बिकता है। गाय का कम होता है, हमने तो खुद देखा हुआ है। जो भैंस का गोश्त है ना बिलाल भाई, ये पेशावर साइड पे और कराची में भी इस वक्त जो है आपको गाय के नाम पर भैंस का गोश्त ही खिलाया जाता है। अब वो क्या कर रहे हैं ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम तो आपसे देखे ऑथेंटिक बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो स्किन आती है, हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। बिल्कुल सही। आप शायद वो उस वजह से बात कर रहे हैं, हमारे पास तो क्वांटिटी होती है ना, तो मैं उस रेफरेंस से बात कर रहा हूँ कि काऊ ज्यादा होती है, गोट एंड शीप ज्यादा होता है, बफलो कराची में बहुत कम है। आप कह लें 20% होगा या 10%। अच्छा चलिए, अब अगर हम इसको देखते हैं तो कॉस्ट क्या होती है गाय के खाल की कॉस्ट क्या होती है? इस वक्त हमारी ईद पे कॉस्ट खुली थी वो तकरीबन आप समझ लें कि 1200 से लेके 1800 तक काऊ की गई है। आपकी शीप गई, इसकी मैं बात कर लेता हूँ गोट की। गोट जो हमारी जा रही है वो 700 से लेके तकरीबन 900-1000 तक स्किन जा रही है। और शीप क्योंकि कराची में बहुत कम होता है, पंजाब में ज्यादा होता है, तो कराची में शीप 250-100-200। शीप में ख्याल में केपी में ज्यादा होता है। नहीं, पंजाब में ज्यादा होता है। पंजाब में ज्यादा होता है। हमने सुना पठान भाई हमारे ज्यादा खाते हैं। वो खाते हैं, लेकिन शीप जो है वो कुर्बानी पंजाब में ज्यादा होती है। अच्छा, तो ये जो आते हैं सारी खालें आती हैं, इन खालों को आप प्रोसेस करते हैं, जैसे हाजी साहब ने भी बताई। बात ये होती है कि ये फिर आप इसको फरोख्त कैसे करते हैं, मतलब ये कि इससे क्या नीलामी होती है? अच्छा, पहले मैं हाजी साहब की बात को थोड़ा सा आगे लेके चलूंगा। हम इसका प्रोसेस का ये तरीका है कि देखें, ये जो एनिमल्स की स्किन है ये हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखती है। एज सच के गवर्नमेंट इतना इसको मोटिवेट नहीं कर रही हम लोगों को, और गवर्नमेंट जिस तरह गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए वो नहीं ले रही। लेकिन ये स्किन बिलाल भाई मैं आपको क्लियर करूं कि इतनी अहम होती है कि पूरा साल ये स्किन हमें नहीं मिलती।
अच्छा, जी, पूरा साल ये वाली स्किन हम ढूंढेंगे भी तो नहीं मिलती, क्योंकि देखें ये जो आम जो मैं वही आपको बताने लगा हूं। कसाई मतलब एक आम डेज जानवर में क्या काटते होता हैं। है वही आपको बताने लगा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस बता रहा हूँ वजह इसकी। आम डेज में जो आप होटल्स में गोश्त खाते हैं या घरों में या कसाई जो ज़िबा करते हैं, वो बकरा होता है 8 किलो से लेके मैक्सिमम 15 किलो तक। जो जी जी, क्यों, क्या हम चाहते हैं कि जरा तंदुरुस्त बकरे का गोश्त हो, लेकिन कुर्बानी क्योंकि ये हमारा एक मजहबी फरीजा है, बिल्कुल। हम इसको दूसरे एंगल से सोचते हैं, तो हम सारा साल जानवरों को पालते हैं, ठीक है, साइज वाइज भी और हेल्थ वाइज भी। तो ये साइज, मैं साइज की बात कर रहा हूँ और स्किन की बात कर रहा हूँ, ये पूरा साल ये साइज हमें मिलता ही नहीं है। तो उस रेफरेंस से मैं कह रहा हूँ कि ये ईद हमारे लिए बहुत ही, स्पेशली लेदर इंडस्ट्री के लिए बहुत अहमियत की हामिल होती है। अच्छा, इसमें एक Skin चीज wise। और भी होती है कि शरई तौर पे वो कहते हैं कि खाल में कट नहीं लगना चाहिए जब वो कसाई खाल उतारता है, कि जब खाल में कट लग जाती है तो उसकी कॉस्ट गिर जाती है। इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन किया बिलाल भाई आपने, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन और बड़ा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। इसमें मैं थोड़ी सी डिटेल करूंगा, जी, जी। डिटेल में बात करूंगा जी, जी। कि देखिए वर्ल्ड में क्या हो रहा है कि हर कंट्री ने स्लॉटिंग हाउस बना दी हैं मुख्तलिफ जगहों पे, गवर्नमेंट उसको बनाती है और किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे दे देती है कि भाई जैसे टेंडर भरा और उसने ले लिया। कोई भी आदमी घर पे कुर्बानी कर ही नहीं सकता। मैं बल्कि अपनी गवर्नमेंट को ये अगर सजेस्ट करूंगा कि इस तरह के काम होने चाहिए। देखें, ये मुल्क की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। हमारे स्पेशली केपीकी वाले या पंजाब वाले या इस तरह, वो क्या करते हैं, घरों में कुर्बानी करके बड़ा वो चंद पैसे बचाने के लिए वो कुर्बानी करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम अपनी कंट्री का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं इकोनॉमी वाइज। अच्छा, वो कट लग जाता है, आपके क्वेश्चन पे मैं, कट जो लगता है वो स्किन बिल्कुल बेकार हो जाती है, क्योंकि कट एक ऐसी चीज़ है कि जब जैकेट या कोई भी चीज़ बनाएंगे ना, उसको जितना मर्जी थिन कर लें, देखें इतना थिन नहीं कर सकते कि वो फट जाए। तो जब थिन करते हैं तो वो कट ऐसा होता है कि एंड तक वाजिया रहता है, आपको वैसे हो सकता है देखने में ना नजर है, जब पहनेंगे तो उस जगह वो कट आपको नजर आएगा स्पेशली। तो ये हम इकोनॉमी का बहुत बड़े, हमारी नासमझ अवाम है, इनको मोटिवेट हम करते रहते हैं लेकिन नहीं करते, घरों में करना वो क्या समझते हैं। दूसरा क्या है कि इसको मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ये मशवरा दूंगा, लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें, नमक की एक थैली थोड़े से पैसों से आती है। अगर ये जब कुर्बानी की खाल उतारते हैं और अगर वो थोड़ा सा उस पर नमक लगा दें, ज्यादा ना लगाएं, थोड़ा सा लगा लें, तो वो खाल खराब नहीं होगी। हाँ, इसलिए कि जो हमारे यहाँ गर्मी पड़ रही है, जो इस वक्त ये जो गर्मी के अलावा भी ये कि जब खाल कुर्बानी करने के बाद खाल पड़ी रहती है, हाँ, अब जो भी कलेक्ट करने वाला आता है वो थोड़ा टाइम से आता है। मतलब कि पहले तो ये होता है कि खाल के लिए जो गोलियां चलती थी जी, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो गोलियां नहीं चलती। बिल्कुल सही बात अब ये है कि आप जिसको चाहते हैं उसको दे देते हैं। तो इसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी आवाम से कि ये इसको थोड़ा सा अगर नमक लगा देंगे, उसके बाद ये रात तक भी बिलाल भाई पड़ी रहेगी ना, तो ये हमारी खाल खराब नहीं होगी। अब गर्मी भी शदीद है। फिर अगेन एक बात और बताऊं कि ये सिर्फ वहीं से घर से नहीं उठती, घर से देखे मदरसे वाले या जिसको भी वो डोनेट करते, क्योंकि ये तो डोनेट होती है, आपको पता है, ये जिसको भी डोनेट करते हैं, जिसको भी देते हैं रजा कराना, वो क्या करता है, वो अपने पास जमा कर रहता है, उनको भी, वो भी समझदार नहीं है। नहीं, मैं यहाँ पर थोड़ा इख्तिलाफ करूंगा मैं, इसलिए कि मैंने देखा ये जो आपके एनजीओज होते हैं, जैसे मुख्तलिफ सियासी जमातों के अपने एनजीओज वगैरह में, सीलानी भी है, ईदी भी है, आलमगीर है, या आपके जमात इस्लामी अल खिदमत है, या और भी है, तो ये जब वो लेके जाते हैं तो ये नमक लगाते हैं? नहीं लगाते, यही मैं आपको बताना चाहूँ। देखिए, हम तो बाहर हमें तो पता है ये क्या करते हैं, नमक हम लोग लगाते हैं। नमक अच्छा, ये लोग नहीं लगाते? ये लोग कोई नमक नहीं लगाता, करता वो नमक लगाता, जो परचेज के सेफ्टी के लिए भी वैसे माल की उसकी नहीं, मैंने तो मुझे अंदाजा हो रहा है कि मैंने देखा था एक दफा, मैंने पिछले साल की बात है, उनकी जगह पे, उनकी जगह हम ले लेते जिनके पास होती है। अच्छा, जैसे जमात इस्लामी के पास जगह है, तो नमक आप लगाते हैं? नमक वहाँ हमारे मजदूर होते हैं, हम उनसे कहते हैं कि भाई कोई जगह है तो वो दे दे, मतलब ये कि वो उसकी वजह से खराब नहीं होती, खराब नहीं हो, क्योंकि ये मुल्क की इकोनॉमी है। देखिए, ये एक अमाउंट है। इसी तरह मदरसे वाले जो है, इनके पास जगह नहीं होती, क्योंकि छोटी छोटी जगहों पे मदरसे ये लेते हैं और डंप करते जाते हैं, डंप करते वो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह जब होती है तो वो हीट, क्योंकि आपको पता बाल है, इसमें बाल है, वो हीट इतनी पकड़ जाती है कि नीचे वाली सारी खालें खराब हो जाती हैं। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या है बिलाल भाई? प्रॉब्लम ये है कि हेयर इसके ऊपर होते हैं, हेयर उसको केमिकल से निकालने पड़ते हैं, अगर जल जाए तो वो प्लेन हो जाती है, प्लेन हो गई, उसका ग्रेन खत्म हो गया, ग्रेन खत्म हो गया तो वो जो अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे कि 2 लेयर कर देते हैं, वो समझे कि ऊपर और नीचे 2 लेयर वो इज इक्वल टू सेम हो गई।
तो जब हम नमक लगा के प्रॉपरली इसको प्रोसेस करके बाल उतारेंगे तो इसका बेसिकली इसकी कॉस्ट ही ग्रेन है इसका। सही। तो ये आवाम से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा सा अगर आप कर ले करें तो ये बहुत सारी खालें हमारी और मुल्क को बड़ा फायदा होगा इससे। लेकिन एक इंडिविजुअली आवाम तो नहीं करेगी, वो तो ये कहती है कि जनाब जो कलेक्ट करने वाली जो बंदे होते हैं वो आके कलेक्ट करते हैं और खाल ले जाते हैं, फिर वो उनकी जिम्मेदारी उनकी जिम्मेदारी वो है। अगे वही मैं बात कर रहा हूँ कि वो मदरसे वाले ले जाते हैं, मदरसे अपने पास रखते हैं। मदरसे वाले हमें कब उठाते हैं? वो रात को इशा के बाद कहते हैं जी आ जाए हमारे पास जमा हो गई हैं। अगर रेट तय हो गया तो रेट तो पहले से हो जाता है। तो पहले हो जाता नहीं, अच्छा। रेट हमारा उनसे पहले से तय हो जाता है। ये भी आपको इस दफा क्या खुला है रेट? बताया आपको कि 700 से लेके तकरीबन 900,000 तक गोट का है और काओ का आपका समझ लें 1200 से लेकर 1800 तक जा रहा है। ठीक है, हम जरा अब आपसे तो बात हो गई, हम उनसे पूछ लेते हैं कि जो मवेशी मंडी लगाते हैं और जिंदा जानवर जो है वो कुर्बानी के लिए पेश करते हैं, तो सरदार सोहेल साहब हैं तो लीडर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम नून के, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपने मवेशी मंडी लगाई हुई है करेंगे, मैं सुना हमने, तो क्या बताए ना कुछ उसकी तफसीलात। जी बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। सबसे पहले तो आपको ईद कुर्बान और पूरी कौम को ईद कुर्बान की खुशियाँ मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। और जैसे कि आपको पता है कि हर साल ये एक त्यौहार तो है ही है और सुन्नत इब्राहिमी के तहत मुसलमान पूरी दुनिया में जहाँ पर भी आबाद हैं वो कुर्बानी करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये लाखों और करोड़ों घरानों का एक जरिया माश भी है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि मैं हर साल एक मंडी लगाता हूँ और लोगों को फैसिलिटेट करता हूँ, और इस दफ़ा मैंने कुरंगी में लगाई थी मंडी, कुरंगी क्रॉसिंग पे। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो जानवर कराची के अंदर इस दफ़ा बहुत कम आया है पंजाब से बनिस्बत पिछले साल की। कितने परसेंट कुछ है परसेंट का अंदाजा? बिल्कुल देखें, हमने जो अभी तक जो रेशो निकाला है ना, वो जो नॉर्मल जो छोटी मंडियां हैं, जो लीगल मंडियां होती है, बेसिकली होता क्या है कि कमिश्नर कराची की जानिब से 25 दिन पहले एक नोटिफिकेशन निकलता है 144 का। इस दफ़ा उसमें 21 मंडियां थी, फिर 2 मंडियों को बाद में नोटिफिकेशन, टोटल 23 जो कैटल मार्केट्स थी वो अलाउ की थी कमिश्नर कराची ने। लेकिन मैंने काफ़ी सारी मंडियों में विजिट किया तो तकरीबन 8 से 10 मंडियां बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी जहाँ पे जानवर आए ही नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास रेशो ये है कि हमारा अपना टारगेट जो था वो 4000 से 5000 जानवर का था, गाय वगैरह और बड़े जानवर का था, और टोटल वो हमारे पास 800,000 इतना आया है। ठीक है, अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहर कराची में कितना है। इसी तरह मेरे नॉर्दर्न की मंडी में 11,000 ट्राला जो है ना वो नॉर्मली आता है। इस दफ़ा तकरीबन 4500 से 5000 ट्राला वहाँ उतरा है। तो इस दफ़ा व्यापारी का रुझान कम है कराची के अंदर, कम रहा है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो व्यापारी जब यहाँ आता है तो बेसिकली यहाँ पे लोगों ने उसको एक कारोबार बना लिया है। हर शख्स ये समझता है कि ये हमारा सीजन है। सबसे पहले वो जैसे ही एंटर होता है सिंध के अंदर तो सिंध के बॉर्डर पे उनसे जो है ना वो 1000 रुपये लिया जाता है। उसके बाद फिर रास्ते में उनको जगह जगह जो है ना वो तंग किया जाता है। ये तो पूरे पाकिस्तान में। ठीक है, ऐसा ही मैं जाहिर सी बात है मैं कारोबार यहाँ अगर कराची में कर रहा हूँ तो मैं यहाँ की बात करूंगा ना। ये सिस्टम पंजाब में भी है, होगा, मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा, बट ये है कि मैं अगर कराची की बात करूँ जो मेरे पास व्यापारी आता है मैं उसके मसाइल आपको बताऊंगा। मैं अक्सर व्यापारियों से पूछता हूँ तो वो बड़ा उसमें बता रहे होते हैं कि यार हमें रास्ते में बड़ा रोका गया और खाम खा मतलब एक यार आपके पास क्या राहदारी है, वैक्सीनेशन कार्ड, वो सारी चीज़ें हालांकि वो करवा के लाते हैं। उसके बाद फिर एक जगह टैक्स यहाँ रखा गया है कराची में एंट्री से पहले, वो 300 रुपये अलग लेते हैं। वो किस नाम पे लेते हैं? इंजेक्शन के नाम पे लेते हैं जी, वैक्सीनेशन होती है, बट कोई वैक्सीनेशन वगैरह कुछ भी नहीं होती। ठीक है, वो व्यापारी पे करके आता है। अच्छा, पिछले साल की बनस्बत फी जानवर 300 रुपये, फी जानवर, जी जी ठीक है, जबकि वो 50 रुपए की पता नहीं 25 रुपए की पर्ची होती है वो। ठीक है, अच्छा इस साल हुआ ये कि एक तो जो आपके पेट्रोल और डीजल की जो प्राइसेस थी वो अप थी। जो पिछले साल जो ट्राला या जो गाड़ी वहां से उनको 1,20,000 पे पड़ती थी कराची में, मैं जनूबी पंजाब की बात कर रहा हूँ, इस दफा वो उनको 2,20,000 2,40,000 तक पड़ी। बिल्कुल सही। एक तो बुनियादी वजह यह भी थी। दूसरा ये था कि यहाँ शहर कराची के अंदर बहुत सारी ऐसी ना इनलीगल मंडियां कायम हो जाती, बिल्कुल, जो कि कायम नहीं होती, कायम थी, ठीक, बहुत सारी इलीगल थी, हो जाती हैं, मतलब जाहिर सी बात है हुई है। उसमें ये होता है कि वो जिली इंतजामिया और पुलिस की और सबकी मिली भगत से होती है। वो होता ही है कि जब ऊपर कमिश्नर कराची की तरफ से थोड़ा सा उसमें नोटिस लिया जाता है तो वो रिमूव करवा दी जाती है। उसमें फिर व्यापारी बेचारा क्या करता है, वो बड़ा परेशान हो जाता है। जाहिर सी बात है जो पंजाब से जानवर लाया, जानवर
3 दिन का सफर करके आते हैं, थके होते हैं, फिर जब वहां पहुंचते हैं उस जगह पे तो वो फिर टेम्पररी जगह होती है, फिर वहां से कभी पुलिस आके भगा देती है, कभी नहीं, तो इसमें व्यापारी का भी कसूर है ना, वो उन ऑथराइज्ड मंडी में जाए ना। देखें व्यापारी, पंजाब का जो व्यापारी है वो कोई इतना पढ़ा लिखा या इतना समझदार थोड़ी है। ऐसा नहीं, ऐसा बहुत नहीं। कम। 5,000 का नोट दिखाओ तो समझ जाते हैं कि 5,000 का नोट है। देखिए वो इतनी तो समझ बच्चे को ही पता है, हाँ? वो तो बच्चे को ही लेकिन पता है, वैसा नहीं पता कुछ भी। लेकिन ये यहाँ पे इंतजामिया का काम है कि इस पर स्ट्रिक्टली थोड़ा सा अमल इसमें दरामद देखिए, कराया जाए। सरदार साहब, इसमें थोड़ा व्यापारी की अपनी लालच भी होती है। हाँ। आप ऑथराइज अगर मंडी में जाते हैं तो आपके खराजात थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। ज्यादा होते थोड़े हैं, में ज्यादा हो जाते हैं। हाँ, हो जाते हैं, ऐसा ही और है। उनको अनऑथराइज में जो है वो आपके पैसे कम लगते हैं, पैसे कम लगते तो हैं, वो बिल्कुल थोड़ा ऐसा भी है। लालच में भी आ जाते बिल्कुल हैं। ऐसा भी है, बिल्कुल ऐसा भी है। अच्छा, जानवर के रेट इस दफा थोड़े से ज्यादा इस वजह से रहेंगे, एक तो ट्रांसपोर्टेशन मैंने आपको बता दिया, ट्रांसपोर्टेशन सबसे मेन, ठीक है, सबसे मेन चीज जो थी वो ट्रांसपोर्टेशन थी। और जानवर कम आया कराची में। इसकी वजह भी व्यापारी क्या करता है, नाजायज फायदा उठाता है। जब जानवर कम आपके कराची में आता है, उसको पता है कि कराची की आबादी कितनी हाँ, है, उन्होंने जाहिर सी बात है लेने ही प्राइस लेने, हाइक हो जाती वो है। प्राइस पर हाई हो जाती है। अब तो ये ईद का सेकंड डे है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तकरीबन चांद रात से 2-3 दिन पहले तक की मैं अपनी मंडी के अगर आपको बताऊं तो हफ्ता पहले के रेट कुछ और थे, लेकिन जब व्यापारियों ने देखा कि यहाँ माल बहुत कम आ रहा है और तकरीबन आधा माल निकल चुका है तो उन्होंने रेट अप कर दिए, बढ़ा दिए। तो ये भी एक थोड़ी सी है कि व्यापारी भी। अच्छा, आपने मजबूरी का फायदा आपने मंडी कायम की, जी। ऑथराइज है ना आपकी भी? जी जी बिल्कुल या authorized थी। unauthorized? नहीं, मेरी कोई भी मंडी में इस तरह के इलीगल काम करता है नहीं, कमिश्नर कराची की तरफ से नोटिफाइड मैं मजाक कर रहा था, इसलिए कि माशाल्लाह आप हुक्मरान जमात से ताल्लुक रखते हैं, आप तो डंडे के जोर पे भी लगा लेंगे तो नहीं, हमारे सियासी कौन पूछेगा? हमारे मुखालफिन ज्यादा होते हैं सर, हमारे मुखालफिन ज्यादा, अगर हम इस तरह का थोड़ा बहुत काम ये करते जो हैं तो मवेशी मंडी ऑथराइज होती है, मंडी कायम करते हैं, उसमें जो व्यापारी आते हैं, वो व्यापारी आते हैं तो क्या टर्म्स और कंडीशन क्या होती है वो उनकी, कि कितने आपको पेमेंट करते हैं, क्या फीस देते हैं, आपका अपना मतलब कि इंटरेस्ट क्या होता है, आप क्यों लगाते हैं मंडी? देखें, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी क्वेश्चन कर लेंगे, मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, ये क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ सरदार सोहेल के लिए, फिर हम वापस आएंगे हाजी साहब की तरफ भी, तो इसके मुतालिक हम सरदार सोहेल साहब से एक वक्फे के बाद जवाब लेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं यहाँ पे, साथ रहिएगा। नाज़रीन, पुरान दरख़्त हम दोबारा हाजिर हैं। ये स्पेशल ट्रांसमिशन हम कर रहे हैं ईद उल अज़हा पे, और मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, हम यकीनी तौर पर हमने कोशिश की कि उनसे जो ईद कुर्बा में जानवरों जो होते हैं उनके खाल वगैरह के हिसाब से जो रिलेटेड जो लोग होते हैं उनको हम यहाँ मदू करें। लेकिन बहरहाल मैं चाह रहा था कि सरदार सोहेल साहब से जो मैंने क्वेश्चन किया था वफ़े में जाने से कबल, उसका जवाब ले लूँ, तो फिर हम हाजी साहब की तरफ आएंगे। तो जी, आप ये बताइए कि आपने मंडी कायम की, तो इस मंडी की आपने इजाज़त ले ली, आपने फीस अदा की गवर्नमेंट को, बिल्कुल गवर्नमेंट को अदा कर दी। अब आप जो प्रोवाइड करेंगे जो व्यापारियों को, जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, तो आप क्या गेन करेंगे उसमें? देखिए, इसमें तो सबसे पहले ये होता है कि जैसे एक टेंडर का हिसाब होता है, बिडिंग होती है, वो बिड हम विन करते हैं वहां से, उसके बाद हमें वो अलॉट हो जाती है मंडी के, जी ये एलोकेशन आपकी है। अच्छा। उसके बाद ये होता है कि हम व्यापारी से पर जानवर चार्ज करते हैं, फी जानवर उनसे 4,000 से 6,000 हर मंडी के अपने रेट हैं। जैसे मेरी मंडी थी तो उसमें मैंने 4-4,500 रुपये रेट रखा। पर डे? नहीं, पर डे नहीं, पर जानवर, पर जानवर जब तक वो बिकेगा नहीं। जब तक वो बिकेगा नहीं, ईद तक जो है ना वो वहीं पे खड़े रहे। उसके अलावा उनसे प्लॉट के चार्जेस हमारे, हम जो टेंट उसमें लगा के देते हैं, उसमें लाइट्स हमारी होती हैं, उसमें पानी की फैसिलिटीज होती हैं, उसमें चारा, मतलब सारी चीजें उनको उस 4 दीवारी के या उस हदूद के अंदर ही सारी चीजें मिलती हैं। उसी के अंदर उसको उनको सिक्योरिटी भी फराहम की जाती है, उसी के अंदर उनको बैंक भी 4,000 में, उसी 4,000 में, ठीक है, बिल्कुल उसी 4,000 के अंदर। उसमें एक प्लॉट हम उनको एक जगह दे देते हैं कि जी आप 15 बाय 30 की ये जगह जो है ना, ये ईद तक आपके पास ही रहेगी, उसमें आप जितने मर्जी ये जानवर लाते रहे और बेचते रहे, और आप एक दफा उससे जानवर की चार्ज ले लेते हैं? बिल्कुल। या आप उसमें फिर एक्सटेंड करते रहते हैं कि जनाब पानी की रेट बढ़ गए? नहीं, वो सारी चीजें पहले तय हो जाती हैं कि उनका जैसे जानवर आएगा पर फी जानवर इतना है, वो उनकी एक पर्ची बनती है, बस ठीक है, वो ईद तक जो है ना उतना ही रहता है। तो इस दफा आप लोगों ने जानवर कितने बेच दिए? देखिए, इस दफा तो लॉस हुआ हमें ना, क्योंकि जानवर बहुत कम आया हमारे पास। हमारा जो अपना टारगेट था वो मिनिमम 3,000 था, बट हमारे पास 700 से 800 जानवर आया। तो ये मतलब हमारे आप रागिब कैसे करते हैं व्यापारियों को? देखिए, मेरे कॉन्टैक्ट्स है ना, नहीं, मैं जो मंडी लगा रहा हूँ 2017 से लगाता आ रहा हूँ। अब वो हमारे व्यापारियों के साथ कॉन्टैक्ट्स होते हैं, एक हमारा रजिस्टर मेंटेन होता है, उसमें कॉन्टैक्ट्स होते हैं। अगर जैसे हमारी मंडी अप्रूव हो जाती है, फिर हम उन सबसे कॉन्टैक्ट करते हैं कि आ जाए जी फलां लोकेशन, दावत देते हैं कि आप हमारे पास आप हमारे पास आ जाए। फिर वो हमारे साथ
आ जाते हैं ऑनलाइन। तो जितनी भी अथॉराइज जो मंडियां जी। हैं इन सब के रेट यही है कि फी जानवर 4,000 5,000 लेते हैं? नहीं, कुछ मंडियां हैं उनके अलग होते हैं। जैसे एक दो ये एफटीसी के साथ लगी थी, वो आर्मी के अंडर थी वो मंडी, तो उनके 6,000 चार्जेस थे। अब जैसे नॉर्दर्न है, नॉर्दर्न में 4,000 थे, 5,000 भी थे। वो ब्लॉक वाइज होते हैं नॉर्दर्न की मंडी में। बाकी जो सफूरा वगैरह और आगे पीछे जो मंडियां लगती हैं वो भी लीगल मंडियां होती हैं, उनके भी इसी तरह चार्जेस होते हैं। 4-5,000 के दरमियान होता मतलब है। ये इस दफा का जो आपका कारोबार गया वो आपका लॉस में गया तकरीबन इस दफा तमाम जितनी मंडियां थी ना, मंडी मालकान जितने भी थे, इस दफा वो नुकसान में गए, चाहे कराची की जितनी भी है। बड़ी बात। क्योंकि मेरे ख्याल जानवर है नहीं कि आया। बजट आ रहा है 10 जून को, टैक्स से बचने के लिए भी आपने नहीं, टैक्स की बात नहीं है। देखें, अगर कैलकुलेशन ये हो रही है ना, इदारे बैठे होते हैं। अब हमारे पास भी डेली रेंजर जो है ना, वो चेक कर रही होती है कि आपके पास कितने जानवर आए हैं। लोग टैक्स से बचने के लिए हमेशा लॉस। सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि रेंजर जो है ना, मुतलका वहाँ का जो विंग है, वो हमसे डेली कलेक्शन कर रहा होता है कि कितने जानवर आए हैं। तो ये वजह नहीं है। इस दफा जानवर बहुत कम आया, लोगों के एक्सपेंसेस ज्यादा थे मंडी वाले के। पिछले साल जो है ना, वो जानवर बहुत ज्यादा आ गया था, व्यापारी जो है ना वो वापस लेकर गया। इस वजह से जानवर बहुत कम आने की वजह से मंडी वालों को नुकसान हुआ। और ये होता है, एक साल जो है ना मंडी का होता है, एक साल जो है ना वो व्यापारियों का होता है, ये चलता है। अच्छा, एक बात और भी है हाजी साहब, आपसे तरफ आते हैं जी जी। तो अच्छा वगैरह उन्होंने मुझे वर्क कर दिए। आप मतलब ये कि ये बताइए कि आज जानवर होता है, एक जानवर पाकिस्तान में जैसे कि होता है, बहुत सारे जानवर हमारे जो पड़ोसी मुल्क इंडिया से भी आते हैं। जानवर कहाँ का सही होता है? मतलब कि खाल वगैरह के हिसाब से कौन से मुल्क के जानवर सबसे अच्छा होते हैं? जानवर पंजाब का पूरी दुनिया में नंबर 1 है। अच्छा, पंजाब का। हम तो ऑस्ट्रेलिया से अगर नाम सुनते थे कि ऑस्ट्रेलिया की गाय ऐसी होती है। नहीं, वो दूध देने में गाय अच्छी होती अच्छा, है। मतलब वैसा नहीं है। हाँ, वैसे नहीं। तो आपका तजुर्बा बताइए, आपके सबसे अच्छी गाय कौन सी होती है? पंजाब की गाय और शीप जो है पंजाब का नंबर 1 है पूरी दुनिया में। गुड। मगर हम पीछे रह गए हैं कि गवर्नमेंट बिल्कुल साथ नहीं देती। टैक्स इतने बढ़ गए हैं, इंपोर्ट करते हैं माल या एक्सपोर्ट करते हैं, इतने टैक्स बढ़ गए, मतलब इतने टैक्स अगेन कर गए हैं कि वो कास्ट टू कास्ट भी बात का मतलब भेजना पड़ता है हमें माल ना। हमसे इंडिया आगे निकल गया, जबकि पाकिस्तान जैसा शीप पूरी दुनिया में नहीं बनता। अच्छा, पंजाब में भी शीप जो मैंने सुना था कि ये फैसलाबाद वगैरह साहिवाल वगैरह में जो बकरे वकरे बड़े अच्छे होते हैं। सरगोदे का शीप होता है। अच्छा, बाकी साहिवाल के या पूरे पंजाब के गोट बहुत नंबर 1 पे है। पंजाब से जानवर सारे इधर आते हैं, कराची की तो है नहीं ना। तो गोट समझो कि पंजाब की है ज्यादा, या सिंध की है, या सिंध में भी बकरे अच्छे होते हैं। अच्छे बकरे होते हैं, लाड़ काला का बकरा बहुत अच्छा होता है। अच्छा, हाइट वगैरह जो होती है, हाइट भी होता है, नहीं उसकी स्किन भी अच्छी होती है। अच्छा, क्योंकि उनको अच्छा चारा खिलाते हैं, पैसे ज्यादा मिलेंगे, अच्छा जानवर होगा तो पैसे। अच्छा, ऐसे लेदर के गारमेंट से मतलब कि वाबस्ता होने के नाते आप किस इलाके के जानवरों को ज्यादा प्रेफर करते हैं? कि अगर उस इलाके का जानवर आया तो उसके खाल की कीमत ज्यादा होती है या कम होती है? मतलब कि आप एक शनाख्त तो रखते होंगे ना? बिल्कुल। जो शीप है वो पंजाब गुजरांवाला का नंबर 1 पे है। गुजरांवाले का जनाब। अच्छा, अगर आपको पता चले कि ये गुजरांवाले की शीप की खाल है, उसकी प्राइस ज्यादा है, उसकी प्राइस ज्यादा हो जाती है, वो पता नहीं चले, देख के नजर आता कि ये गुजरांवाले का आ जाता, कच्चे में नजर आता है, शनाख्त हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल शनाख्त हो जाती है। और इसी तरह गाय गाय तो पूरे पंजाब की अच्छी होती है। साहिवाल साइड की बेहतरीन, जहाँ ज्यादा पानी या हरियाली होती है, सब्जा होता है, वहाँ का जानवर अच्छा होता है। ये बात तो सही कह रहे हैं। वहाँ का अच्छा होता है। अच्छा, इंडिया से भी जानवर आते हैं, बकौल उनकी अपनी गौ माता को वो पाकिस्तान भेज देते हैं। मेरा ख्याल अभी तो नहीं है, अभी अब नहीं आ रहा ना? अब नहीं आ रहा। मतलब सिंध में तो बहुत आता था जनाब की वो आता था, अभी नहीं आता। अच्छा, अभी तो आपको पता है। और इंडिया और अगर इंडिया पाकिस्तान को हम तनाजर करें तो इंडिया में जानवर ज्यादा बेहतरीन है, पाकिस्तान में ज्यादा बेहतरीन है? पाकिस्तान में अच्छा जानवर है। पाकिस्तान के जानवर अच्छा? वहाँ तो गाय को काटने नहीं देते ना। हाँ। वो छुप छुपा के बेचारे जो मुसलमान है वो तो काट, वो तो बात की कहानी। लेकिन ये कि वो गाय की तादाद है, मतलब कि क्वालिटी वाइज की बात कर रहा हूँ। क्वालिटी वाइज पाकिस्तान के नंबर 1 है, नंबर 1 है लेदर की। लेकिन ये आप कह रहे हैं कि वो काटने नहीं देते गाय, लेकिन आपको बता दूं कि दुनिया का दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा गोश्त एक्सपोर्ट कर मुल्क है वो, बिल्कुल, बीफ का। ये बात तो आपको भी पता, मुझे भी पता, पूरी दुनिया को पता है। जबकि हराम है उनका गाय काटना लेकिन इसके बावजूद गोश्त का सबसे बड़ा, तीसरा या चौथा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट उसके भी मतलब कोई सूबे हैं जहाँ पे मतलब जी जी, और उसका और उस कंपनी का मालिक हिंदू है। कंपनी का मालिक है, मजे की बात, मालिक हिंदू है।
तो मैं बात देती हैं और प्रोटेक्शन तो हम देती हैं, लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी की बात है कि हमने देखा कि जनाब ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक भैंस या गाय जो है वो तकरीबन एक वक्त में जो है वो 18 लीटर दूध देती है। हमारे यहाँ 2 वक्तों में भी 12 लीटर दूध देती हैं। तो लाइव स्टॉक को तवज्जो नहीं। आप लोगों ने क्या किया इस हवाले से? अब इनिशिएटिव मतलब कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कोई इनिशिएटिव लिया आप लोगों ने लाइव सर देखें ये काम अगेन गवर्नमेंट को हमने तो किए होंगे, देखें वो इंडिविजुअली होते हैं ना। हमने लाइफ स्टॉक का फार्म बना लिया, जो इंडस्ट्री है चलो उन्होंने तो बना लिया, लेकिन ये क्वांटिटी कम होती है। जब तक आम पब्लिक उसमें नहीं आएगी, लोगों को इसको मोटिवेट नहीं किया जाएगा, लोगों को फार्म बना के नहीं दिए जाएंगे, उनको आसान शराइत पे कर्जे नहीं दिए जाएंगे, तो ये चीजें आएंगी नहीं। कैटल फार्मिंग पे तो अभी तवज्जो ही नहीं है हमारी। जी बिल्कुल बिल्कुल हमारी तो तवज्जो किसी चीज पे भी नहीं है बिलाल भाई। नहीं हमारी तवज्जो सिर्फ करप्शन पे। हाँ सिर्फ करप्शन पे। हमारी एकदम सिंध में तो बिल्कुल ही तवज्जो किसी चीज पे। क्या बोले सर, आप किसको रोएंगे? मैं खुद भी कह रहा हूँ ना, देखिए मैं लाइव बैठ के कह रहा हूँ कि हम कुछ भी कह लें, पंजाब में मरीम नवाज ने जो काम कर रही हैं, आई थिंक सो कि बहुत, अब वो काबिल अमल होता है नहीं होता मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनके जो ऐलानात हैं, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके थिंकिंग है, उनके थाउट्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं। बिलाल भाई यहाँ मैं छोटी सी बात करके, आप बेशक दूसरा क्वेश्चन पूछ लीजिए। मरियम नवाज को मैं क्रेडिट दूंगा इस बात पे। इस दफा मैं गया हूँ और मैं 0 पॉइंट तक गया हूँ, इंडिया के बॉर्डर तक। आप यकीन करें कि वहाँ जो छोटे छोटे गाँव है ना, जहाँ कभी आज तक लाइफ में कोई गया ही नहीं था, सफाई तो दूर की बात, कोई गया नहीं था, मरियम नवाज साहिबा ने वहां तक ये क्लीनिंग का सिस्टम कर दिया। आप उन्होंने नंबर दिया, आप फोन करें और वो आके कचरा उठाते हैं, आपके वो साफ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी, वेरी गुड। वो उस्मा बुखारी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, वो इसी आलाइशें उठाने के हवाले से लाहौर में जो उन्होंने इक़दाम किए हैं उसके हवाले से उन्होंने काफी जंगी तरीके से लाना। लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी तरीके एक बहुत अच्छा इस दफा इंस्ट्रक्शन दिया उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट ने कि गलियों में जो रास्ते बंद होते हैं, उन्होंने बोला भाई गलियों में कोई जानवर नहीं रखेगा, अलाइशा नहीं है, उनको ये फौरन टेलीफोन करें। नहीं ये इसके पहले की बात है, अलाइशे तो वो उठाते नहीं। इसके अलावा भी मैंने देखा कि वो उन्होंने काफी ज्यादा उन्होंने इनिशिएटिव लिया, और लाहौर इस दफा मेरा अपना जाती राय है कि पंजाब जो है, पूरा पंजाब जो है, मतलब ये कि कुर्बानी के बाद जो है वो काफी ज्यादा सफाई सुथराई रही। ये इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ। बाकी मैं चलता हूँ जनाब अपने हुक्मरान जमात के साहब के पास। जनाब फारूक भाई की गुफ्तगू सुनिए आप। लाइव स्टॉक पे हमारी तवज्जो नहीं है सर। हमारी हुक्मरानी पंजाब में है, और पंजाब में मैडम सीएम जो है ना वो माशाल्लाह भरपूर काम कर रही है, उसके आप भी मुतारिफ हैं, और पूरा पाकिस्तान आज गवाही दे रहा है कि पंजाब के अंदर पीएमएलएन की जो गवर्नमेंट सिर्फ एक गलत काम किया, वो काम ये कि 10 अरब रुपए के जहाज ले लिया, वो गलत किया। नहीं, वो उन्होंने अपनी जात के लिए नहीं लिया, वो एज अ सीएम, वो इनके बाद अगर कोई भी सीएम आता है तो उसके पास भी वही जहाज होगा, वो ये अपने साथ घर नहीं लेके जाएंगी। पंजाब के अंदर उन्होंने, जैसे आपने कहा कि लाइव स्टॉक के लिए, किसानों के लिए किसान कार्ड दिया, इसी तरह वो हर घर में वहां पे उन्होंने लोन्स की एक स्कीम लाई है, जो कि लोगों को वहां गाय और बछिया वगैरह दे रही हैं ताकि वो अपने दूध में इजाफा कर सके। लाइव स्टॉक पे पंजाब में बड़े सारे स्टेप्स लिए गए हैं, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे अब हम सिंध में बैठे हुए हैं तो हमें पंजाब तो नजर नहीं आएगा। अब हर काम पंजाब करता है, मिसाल पंजाब कायम करता है, तो बाकी सूबों को ये चाहिए कि वो उस मिसाल को अपने सूबों पर भी इम्प्लीमेंट करें। हमारे यहाँ ये होता है कि हम उसको सियासी नुक्ता नजर से देखते हैं। हमें थोड़ा सा सियासत से हट के, जो इस टाइम मैडम चीफ मिनिस्टर जो पंजाब में काम कर रही हैं, वही प्रोजेक्ट्स जो है ना वो सिंध में भी आने चाहिए। आप ये देखें कि इस ईद पर पंजाब में सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम थे, जबकि आपके कराची में देखें आज दूसरा दिन है तो इलाशें जो है ना वो जगह जगह गलियों में पड़ी हुई हैं। वो कहते हैं जख्मों पर नमक ना छिड़को। हालांकि सुने, अच्छा उन इलाशों के लिए अवाम से टैक्स लिया जाता है। आपको पता है कि जो मंडी से जानवर निकलता है, नहीं सॉलिड वेस्ट नहीं, केएमसी जो ले रहा है, सुने केएमसी जो ले रहा है, जो जानवर आप खरीदते हैं ना मंडी से, उस पे बड़ा जानवर गाय पे 600 रुपए और 300 रुपए बकरे पे आपसे चार्ज किया करता है केएमसी। उसकी बकायदा वो वेटनरी डिपार्टमेंट की पर्ची है। वो किस लिए, उनसे अगर आप सवाल करेंगे तो वो ये कहेंगे कि ये जो आप जो शहर में जो इलाशें जो फैलाई होती हैं, हम ये इलाशें उठाने के पैसे ले रहे होते हैं। जबकि आप देखें ना कि शहर में आज दूसरा दिन है ईद का, और पूरे शहर के अंदर जो इलाशें पड़ी है, तो ये नायली है ना इन लोगों की। केएमसी लेती है, लेकिन वो काम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का होता है या फिर टाउन्स का होता है। टाउन्स का होता है, लेकिन वही ना, हर तरफ बस खाली आवाम से खून निचोड़ा जा रहा है। कम है सफाई सुथराई के इंतजाम, आज भी पूरा शहर जो है ना वो बस बदबू में मैं चाहूंगा डूबा हुआ है। मैं तो ये नाहली है। पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह अपने हिस्से का काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो खुद भी मुतारिफ हूं इस बात का। हाजी साहब जल्दी से बता दीजिए 2 लफ्जों में कि आप हुकूमत से क्या मुतालबत करना चाहते हैं? मैं हुकूमत से ये मुतालबा करना चाहता हूँ कि जितने भी ताजर हैं उनके साथ कोऑपरेट करें, रहम करें उन पे रहम करें, और मुल्क की मैशत को बढ़ाएं, कम ना करें। इसलिए लेदर इंडस्ट्री जो है काफी ज्यादा, सारी इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री है, लेदर है, टोटल इंडस्ट्री का उसको सपोर्ट। फारूक भाई
सर सिर्फ लेदर इंडस्ट्री नहीं, जितनी भी इंडस्ट्रीज है, आप देखें हमारी टेक्सटाइल का इस वक्त बेड़ा गर्क हो गया। लेदर इंडस्ट्री, आप ये कह लें कि अगर 90s में ये 100% थी तो आज 60% रह गई। उसमें चाइना का भी किरदार है ना, चाइना ने भी आपको बहुत नई नई टेक्नोलॉजी लाकर आपको पीछे किया ना। अच्छा, दूसरा अगेन देखिए, यहाँ हमारा भी थोड़ा सा कसूर है। मैं एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट आपको बताना मैं चाहता हूं बिल्कुल सही आपके कि एग्री हमने करता क्या हूं। किया है कि हम भी वही जो 1965 की जी, मशीन है उन पे काम कर वही रहे हैं। टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी हाँ, नहीं कोई है। रिसर्च नहीं है अच्छा, हमारे पास, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी R&D है ही नहीं हमारे पास। उसका दूसरा जवाब सुन ले, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्यों नहीं आई कि हमें उसमें कुछ स्कोप नजर नहीं आता। देखिए बिजनेसमैन को कुछ जब नजर नहीं आएगा वो क्यों खर्च करेगा? खर्च वो इसीलिए करेगा कि हमें कुछ आगे नजर जी आए। सरदार साहब जल्दी। देखें जी, बस आवाम के लिए और खास तौर पे बिजनेसमैन, क्योंकि बिजनेसमैन जो है ना वो आपके मुल्क की रीढ़ की हड्डी की मानद है। बिजनेसमैन के लिए आपको आसानी पैदा करनी होगी, और बिलखसूस कराची के अंदर, क्योंकि कराची आपका बिजनेस हब है। कराची आपके पूरे पाकिस्तान को चलाता है, और कराची का अगर इंडस्ट्रियलिस्ट अगर खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। मतलब मजे की बात है कि 3.5-4 करोड़ की आबादी है, जिसे गवर्नमेंट तो 1 करोड़ 60 लाख मानती है, लेकिन फिर कंजम्पशन जो किसी चीज की है वो कराची में ज्यादा है। अगर आपके पास जानवर की पैदावार ज्यादा होगी तो पैदावार बिकेगा भी ज्यादा, जब बिकेगा ज्यादा तो खाल इन्हें ज्यादा मिलेगी। जब इन्हें खाल की क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी तो लाजमी सी बात है कि फिर वो कारोबार में भी इजाफा होगा, उसी हिसाब से आपके कारोबार में घरों का चूल्हा जलता है। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की खाल है ना वो 10% भी नहीं है, बाकी टोटल इंपोर्ट होती है। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। नाज़रीन, ईद उल अज़हा की स्पेशल ट्रांसमिशन से मुझे इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह ताला कल आपसे दोबारा इसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।